देखो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन में बच्चों देखो, जैसा कि कोऑर्डिनेशन को एनालाइज करने के बाद ये निष्कर्ष निकल रहा है कि कोऑर्डिनेशन से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं बच्चों, बहुत छोटे छोटे सवाल बन रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल कोऑर्डिनेशन से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? अगर कोई 3 नंबर में क्वेश्चन जा भी रहा है तो उसके 2 पार्ट निकल के आ रहे हैं। तो कोई एक बड़ा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन के पास नहीं है, छोटे छोटे सवाल हैं। तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिससे कि आपका लगभग मैं सारे टॉपिक को टच कर पाऊंगा, जिसमें नेमिंग भी है, IUPAC नेमिंग, हाउ टू राइट द फॉर्मूला भी है, आइसोमेरिज्म भी रखा है मैंने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी रखा है, CFT भी रखा है। ठीक है, तमाम छोटे बड़े क्वेश्चंस रखे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। पहला सवाल हमारा आ रहा है, आप लोग लिखोगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। 1 मोल CrCl3.6H2O 1 mole CrCl3.6H2O react with excess AgNO3 to give 2 moles of AgCl. Write formula of the coordination compound. राइट, फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अपने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है बच्चों। राइट, फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, राइट फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो समझो बच्चों आप लोग, ये सवाल बच्चों बहुत आसान है। मतलब मैं ओवरऑल देखो ना, आज के जो चैप्टर्स हैं 2, ठीक है, मतलब हमें भी क्वेश्चंस का असेसमेंट करने में ना टाइम लग रहा है। मैंने ज़्यादा देखो NCERT बेस्ड, नॉन NCERT क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ इस दौरान। ठीक है, NCERT भी रख रहा हूँ, लेकिन NCERT ऐसा नहीं कि सिर्फ NCERT रख रहा हूँ। जो मैंने रिवीजन में किया था ज़्यादातर NCERT पढ़ाया था, अभी मैं ज़्यादातर NCERT क्वेश्चंस नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक यही है कि पेपर में सच में NCERT क्वेश्चन बहुत कम दिखाई देंगे। अब 70 में से अगर 23 से 25 नंबर के NCERT दिखते हैं तो आप NCERT ढूंढोगे, बीच बीच में होंगे NCERT क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए कहीं ऐसा ना हो कि ब्रेकडाउन हो कि बच्चे को NCERT क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे, शुरू के 5 तो फिर 6ठा क्वेश्चन मिल रहा है, वो भी बच्चे भूल जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको वेल प्रिपेयर्ड कर दे रहा हूँ कि कुछ भी आता है आपके डोमेन में है, आपने इस तरीके के सवाल प्रिपेयर किए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन है कि ये कोई कंपाउंड है, इसका AgNO3 से रिएक्शन हो रहा है, तो अपने को मिल रहा है 2 मोल AgCl का। तो AgCl 2 मोल मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी कंपाउंड अपना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसने 2 मोल क्लोराइड आयंस दिए होंगे, क्योंकि AgNO3 तो एक्सेस में है। AgNO3 की कमी तो है नहीं, AgNO3 एक्सेस में है अपने पास। तो AgNO3 जो है उससे हमें सरप्लस Ag पॉजिटिव आयंस मिल जाएंगे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है उसने क्या दिया होगा, Cl नेगेटिव आयंस। कितने दिए होंगे? सिर्फ 2 ही दिए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बच्चों वो ये है, CrH2O, 2 Cl मेरे बाहर हैं। ठीक है, CrH2O का होल 5, 1 Cl मेरा अंदर है, 2 Cl मेरे बाहर है, डॉट H2O। ये मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहा होगा। बच्चों क्रोमियम का जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो आमतौर पे 6 होता है। तो टोटल लिगेंड्स जो होंगे वो 6 होने चाहिए अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड्स होंगे वो 6 होने चाहिए। 5 उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 1 Cl अंदर रहेगा, क्योंकि 2 ही Cl हमें बाहर चाहिए, क्योंकि 2 Cl आयोनाइज होंगे तभी 2 Cl नेगेटिव मिलेंगे, और 2 Ag पॉजिटिव से कंबाइन करके 2 AgCl बन जाएंगे। ठीक है, आप समझ सकते हो। जब इसको मैं आयोनाइज करूंगा तो आयोनाइज करने पे मुझे मिलेगा CrH2O का होल 5 Cl, 2 पॉजिटिव, ट्वाइस Cl नेगेटिव प्लस वाटर। अब ये जो 2 Cl नेगेटिव है किससे कंबाइन कर जाएंगे, ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव, ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव गिव्स 2 टाइम्स ऑफ AgCl। ठीक है बच्चों, दिस इज द कंपाउंड। अब आपसे अगर बाई चांस का नाम पूछ लिया तो नाम कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। तो अभी मैं नेमिंग में आने वाला हूं, लेकिन मैं बस थोड़ा सा इसके बारे में अच्छी बता दूं। लास्ट जो भी नाम जिसका खत्म होगा ना, उसमें लास्ट में मोनोहाइड्रेट लिखा जाता है। आप कहोगे बाहर से पानी का यूज आ गया, पानी दिख रहा है तो उसको कैसे नेमिंग में शामिल करेंगे।
कुछ नहीं, पूरा नाम लिखो जैसे लिखते हो, लास्ट में मोनोहाइड्रेट, इसके लास्ट में क्या आएगा, मोनोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा बच्चों। एक क्वेश्चन जो मैंने पहले से भी बोला है कि इंपॉर्टेंट होता है, आज भी मैं बोल रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड अ डबल सॉल्ट। ठीक है, वैसे तो बच्चों 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो 1 मार्क्स में जब क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर जनरेट कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि जो डबल सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट जो होता है वो आयोनाइज होता है अपने टोटल यानी अपने सारे ही कंस्टिट्यूएंट आयंस में। डबल सॉल्ट आयोनाइज टू गिव ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, whereas complex compound always ionize to give a complex ion। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। इसके सपोर्ट में अगर मैं आपको इसका सपोर्ट अगर दिखाता हूं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वर्सेस डबल सॉल्ट मान लेते हैं ये है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिया K4FeCN6, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर ये आयोनाइज होगा बच्चों तो 4 टाइम्स आपको K मिलेगा और FeCN6 आपको मिलेगा 4 नेगेटिव, इस तरह से मिलेगा आपको। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन। इसने अपने सारे आयंस नहीं दिए हैं, इसने ना फेरस दिया आपको ना साइनाइड दिया। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेता हूं, जैसे मोहर सॉल्ट ले लूं, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, दिस इज अ डबल सॉल्ट। ये मोहर सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है। ये जब आयोनाइज होगा अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस आपको दे देगा। ये देगा आपको फेरस Fe2 पॉजिटिव, ये देगा आपको ट्वाइस ऑफ अमोनियम आयन, प्लस ये आपको देगा ट्वाइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव, प्लस ये आपको देगा 6 टाइम्स ऑफ H2O, यानी अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन कर जाएगा। ठीक है, चलेंगे बच्चों इसके बाद हम आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल जो कि हम ओरली डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज चीलेटिंग लिगेंड। चीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं बच्चों? देखो चीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। चीलेटिंग लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं, सच बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, सच बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स विच फॉर्म्स अ क्लोज रिंग व्हेन दे कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। ऐसे बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो एक क्लोज रिंग बना लेते हैं जब वो कोऑर्डिनेट करते हैं विद द सेंट्रल मेटल एटम स्लैश आयन। ठीक है, इन्हें चीलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय चीलेटिंग लिगेंड्स आर कॉल्ड चीलेट्स। इनके जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसे क्या कहते हैं? चीलेट्स। एक चीज और बताई जाती है और काफी बार ये आया है बच्चों, अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन रखा होगा तो अभी क्वेश्चन भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बात आ रही है तो आपको बता दूं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में चीलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट है तो चीलेटिंग लिगेंड के प्रेजेंट होने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं चीलेट इफेक्ट। बेसिकली क्या होता है, चीलेटिंग लिगेंड जो होता है ना, मल्टीपल सेंटर्स से बाइंड होता है। चीलेटिंग लिगेंड जो होता है मल्टीपल सेंटर्स के थ्रू बाइंड होता है विद द सेंट्रल एटम। वो सेंट्रल एटम के साथ कई जगह से बाइंड हो जाता है, ठीक है, और एक क्लोज रिंग बना लेता है। उससे एक विशेष प्रकार की स्टेबिलिटी मिलती है अपने कॉम्प्लेक्स को। तो जब भी चीलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बढ़ा देगा। दिस इज कॉल्ड चीलेट इफेक्ट, मतलब इसे कहते हैं चीलेशन या चीलेट इफेक्ट। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? इसे चीलेट इफेक्ट कहा जाता है। चीलेटिंग लिगेंड हो गया, व्हाट इज चीलेट हो गया, और चीलेट इफेक्ट हो गया। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये मैंने ओरली डिस्कस कर लिया। एक हल्के फुल्के क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाई देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है COEN का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव कोबाल्ट का। तो ये मुझे लगता है आज की डेट में किसी के लिए कोई प्रॉब्लम का मैटर तो नहीं होगा। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। वैसे भी मैंने कोबाल्ट के बारे में आपको बता रखा है कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर आमतौर पे 6 होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, एक बार बता दूं मैं आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर सीधे नंबर ऑफ लिगेंड्स के बराबर नहीं होता है बच्चों।
कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन ऑल द लिगेंड्स थ्रू विच इट कोऑर्डिनेट्स विद द सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। आपके जो लिगेंड्स हैं उनके पास टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं जिसके थ्रू वो कोऑर्डिनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, आपका जो ईएन है, सब जानते हैं ईएन के बारे में। ईएन होता है CH2NH2 दिस इज ईएन। ये होता है ईएन बच्चों, ईएन। ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, एक डोनर इसका नाइट्रोजन है और एक डोनर इसका दूसरा नाइट्रोजन है। तो एक लिगेंड के पास 2 डोनर एटम है, तो टोटल 3 लिगेंड के पास कितने डोनर एटम हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन हम इस तरीके से आप बता सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें लिखना है बच्चों, राइट डाउन द फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों काफी है। आइदर फॉर्मूला लिखना आएगा या फिर आईयूपीएसी नेम लिखना आएगा। ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मूला वाला ले रहा हूं, राइट फॉर्मूला। आपको बच्चों इनका फॉर्मूला लिखना है। फर्स्ट इज पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। ये भी मैंने बच्चों पेपर से ही सेलेक्ट करे हैं। इस समय बच्चों बहुत मतलब आप यकीन मानो कि आपकी 1-1.5 घंटे की जो क्लास में एक पर्टिकुलर चैप्टर की ले रहा हूं, उस 1-1.5 घंटे की क्लास के लिए मुझे भी 1 घंटे के आसपास लग जा रहा है क्वेश्चन को ढूंढने में, सेलेक्ट करने में। पूरे पेपर्स को, पिछले 5-7 साल के पेपर्स को एनालाइज करने के बाद क्या चीज़ कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, किस फैशन में रिपीट हो रही है। ठीक है, और उसके बाद पूरे चैप्टर कवर हो जाए। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर ये जो वीडियोज़ मैं भेज रहा हूँ या फिर जो लाइव पढ़ रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात ही है, आप लोग कॉपी में आपके नोट्स आ जा रहे हैं। नहीं तो मैं ग्रुप में भी इसीलिए डाल दे रहा हूँ कि वीडियोस बच्चे भी देख लें और शेयर भी कर दें। अगर इसको भी देख लेते हो आप तो सब टॉपिक कवर हो जा रहे हैं आपके। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि निक्केल का एटॉमिक नंबर 28 बता दिया तो आपको स्कैंडियम का नंबर पता लग जाएगा। वो तो आपको थोड़ा तो कॉमन सेंस आपके पास अपना होगा है ना भाई। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन निकाल दी, उससे निक्केल की कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालनी तो खुद पड़ेगी ना। एक वीबीटी का सवाल करा दिया तो दूसरा वीबीटी का सवाल तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। लेकिन वीबीटी का एक सवाल मैं आपको करा दूंगा कि कैसे करते हैं, सीएफटी का एक सवाल मैं आपको करा दूंगा। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया। पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, बी पार्ट हेक्साअमीन प्लेटिनियम, हेक्साअमीन प्लेटिनियम 4 क्लोराइड। सी पार्ट ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन, ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन, क्रोमियम 3rd क्लोराइड, 4th और फाइनल। 4 ही क्वेश्चन रखे हैं मैंने। पेंटाअमीन नाइट्रीटो ओ कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ठीक है बच्चों, इसमें मैं आपको 1 मिनट देना चाह रहा हूं कि 1 मिनट आप इसको करो, सिर्फ 1 ही मिनट का समय दे रहे हैं, थोड़ा कोशिश करो। ठीक है, 1 मिनट का समय लो और 1 मिनट में हम इसको फिर सॉल्व आउट करते हैं।
देखो सभी स्टूडेंट्स, बच्चों पोटेशियम, दिस इज पोटेशियम, स्क्वायर ब्रैकेट, नेम द स्पेयर फर्स्ट विच कम्स फर्स्ट, या फिर केटायन इज नेम्ड बिफोर द एनायन वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स, या फिर केटायन इज लिस्टेड बिफोर द एनायन वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स। पहले केटायन आएगा फिर एनायन आएगा, तो पोटेशियम इस केटायन पहले आ गया, अब आ गया मेरा कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन स्पेयर। टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट इज जिंक, टेट्राहाइड्रोक्सो यानी OH का होल 4। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +2 -4 इज -2, -2 के लिए पोटेशियम 2 लाने पड़ेंगे, 0 चार्ज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला हेक्सामीन प्लेटिनियम 4 क्लोराइड, यानी मुझे कोऑर्डिनेशन स्पेयर पहले दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है, हेक्सामीन प्लेटिनियम, प्लेटिनियम हेक्सामीन क्लोराइड, बाहर से क्लोराइड है। अब प्लेटिनियम कितना है बच्चों, +4 है, अमोनिया 0 होता है तो +4 आ गया, प्लेटिनियम पे कितना चार्ज आ गया, +4। Cl कितने लेने पड़ेंगे आपको, 4। नेक्स्ट ट्रिस इथेन डायमीन क्रोमियम 3rd क्लोराइड, फिर से कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ये। सेंट्रल मेटल कौन है, क्रोमियम। ट्रिस 3 आ रहे हैं En, बाहर से आ रहा है क्लोराइड। देखो En पे सॉरी Cr पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3, En 0, तो +3 के Cl कितने लोगे, 3। नेक्स्ट पेंटामीन नाइट्रीटो O कोबाल्ट, फिर से कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट। पेंटामीन मतलब 5 अमोनिया, नाइट्रीटो O का मतलब ONO, बाहर से क्लोराइड, ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, कोबाल्ट 3rd, अमोनिया 0, नाइट्रीटो -1, तो +3 -1 इज +2, +2 के लिए Cl कितना लोगे, 2। इस प्रकार बच्चों बड़ी आसानी से आपने देखा कि हम इसका फॉर्मूला लिस्ट कर सकते हैं। अब आता है IUPAC नेमिंग, इसका रिवर्स कर रहे हैं, IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग। अगला सवाल है बच्चों IUPAC नेमिंग। तो कुछ कंपाउंड लिए हैं मैंने फिर से, और उनका हम IUPAC नेम लिखने जा रहे हैं, कुछ कंपाउंड जिनका IUPAC नेम हम लिखने जा रहे हैं। एक सेकेंड, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे बोला हम ले रहे हैं IUPAC नेमिंग का। अगला क्वेश्चन है बच्चों IUPAC नेम। बच्चों सब कंसंट्रेट करो, देखो हम 2 मिनट के लिए स्विच भी करते हैं तो हम फिर से उसी लेवल पे आ जाते हैं 2 मिनट के बाद वापस। आप स्विच करोगे तो दिमाग फिर से लेवल पे लाने के लिए काफ़ी समय लगेगा, इसीलिए इस समय फ़ोन से दूर रहो। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखो दोस्तों से मिल रहे हो, चलेगा, इतना काफ़ी है ना, कि इस टाइम पे जिस टाइम पे आपको बिल्कुल घर पे होना चाहिए आप यहाँ बैठ रहे हो, ये अच्छा है आपके लिए। ठीक है, इतना ब्रेक ज़रूरी होता है पढ़ाई के, लेकिन उससे ज़्यादा अगर ब्रेक लोगे कि आप इन्वॉल्व भी हो जा रहे हो उसमें, तो वो हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो IUPAC नेमिंग, ए पार्ट K3FeCN का होल 6, बी पार्ट NiCl का होल 4 2 नेगेटिव, दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन। नेक्स्ट इज सी पार्ट कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl ब्रैकेट के बाद Cl2, एंड डी पार्ट इज कोबाल्ट NH3 का होल 4 H2O Cl ब्रैकेट के बाद Cl2। अब देखोगे बच्चों आप लोग कि नेमिंग कैसे करनी है IUPAC नेमिंग। देखो इसमें भी रूल 1 तो सेम ही है, नेम द स्पेयर फर्स्ट विच कम्स फर्स्ट, यानी केटायन इज नेम्ड बिफोर द एनायन। पोटेशियम केटायन है, इसका नाम पहले लिखोगे तो सीधे पोटेशियम आ गया बच्चों। अब यहाँ पे आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि जो आयनेशन स्पेयर में नंबर 3 है, इसका नेमिंग में यूज नहीं होता, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में इसका यूज होता है। मतलब नाम में 3 का इस्तेमाल नहीं होगा,
ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए होगा, तो सिर्फ पोटेशियम बोला जाएगा। अब आया कॉम्प्लेक्स, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का रूल है कि लिगेंड्स आर नेम्ड बिफोर द सेंट्रल एटम। अपने पास 6 है, हेक्सा, साइनो या फिर साइनिडो भी चलेगा आज की डेट में। हेक्सा, साइनो, आयरन को कहते हैं फेरम, लेकिन एनायनिक होने के चलते फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन या तो 2 आता है या फिर 3 आता है, आपको पता ही है। इस केस में आयरन थर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? देख लो, किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो थर्ड निकालना भी सिखा देता हूं मैं आपको। K3, तो 3 टाइम्स ऑफ K का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, एल्कली मेटल है, प्लस आयरन को आप X मान लोगे, प्लस 6 इंटू साइनाइड होता है -1, पूरा कॉम्प्लेक्स 0। सॉल्व करके 3 आ जाएगा आपका। क्लियर है? अब चलते हैं, एनायन दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव आयन है, मतलब एनायन दिख रहा है तो नेगेटिव हो गया, सॉरी, एनायन दिख रहा है आपको, ठीक है। यानी अपना जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स की खास बात पता है आपको, 8 लगता है। क्या लगता है? 8। तो ये हो जाएगा आपका टेट्रा साइनिडो, सॉरी क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो, 4 क्लोरीन है, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का आ रहा है सेकंड, निकाल लेना आप, +2 - 4 इज -2, सेकंड आ रहा है बच्चों निकल, ठीक है। अब इसके पीछे कोई बच्चा आयन लिखे तो आयन भी लिखते हो, ना लिखे तो ना लिखे। आयन लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ लोग इसके पीछे आयन लिखते हैं, कुछ लोग नहीं भी लिखते हैं, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें -2 चार्ज आ ही जाएगा। सुनो बच्चों, नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। लिगेंड्स का नाम पहले लिखते हैं, दिस इज एमीन, दिस इज क्लोरिडो। एमीन पहले आएगा, पेंटाएमीन, पेंटाएमीन, पेंटाएमीन। क्लियर बच्चों? 5 अमोनिया है तो पेंटाएमीन, फिर आया क्लोरिडो, फिर आया कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट लगभग 3 आता है हमेशा, चेक भी कर लेंगे लास्ट में। कोबाल्ट, पेंटाएमीन, क्लोरिडो, कोबाल्ट, बाहर से आ रहा है क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड का 2 इस्तेमाल नहीं होगा नेमिंग में, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट सेट होगी उससे। आप चाहो तो मैं चेक करा देता हूं आपको। कोबाल्ट को X मान लो, +5 इंटू अमोनिया 0, Cl का -1, +2 टाइम्स ऑफ अगेन Cl -1, पूरा 0। चेक कर लो आप। आगे बच्चों 3, क्लियर है बात? अब चलते हैं आखिरी वाले पार्ट में। फिर से एक बार आपका कॉम्प्लेक्स कैसा दिख रहा है? कैटायनिक, टेट्रा एमीन, एक्वा, क्लोरिडो, टेट्राएमीन, ठीक है। टेट्राएमीन हो गया बच्चों, फिर एक्वा हो गया, फिर क्लोरिडो हो गया, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, ठीक है। आपने अमोनिया के लिए टेट्राएमीन यूज किया, 4 बार अमोनिया आ रहा है। वाटर के लिए आपने एक्वा यूज किया, एक्वा या एक्वो भी यूज करते हैं। Cl के लिए आपने क्लोरिडो यूज किया, फिर सेंट्रल मेटल कोबाल्ट आ गया, और फाइनली थर्ड क्लोराइड, ठीक है। अब बच्चों अगले सवाल को मैं, छोटा सा सवाल है तो अगले सवाल को मैं आपको ओरली डिस्कस करके बता दे रहा हूं। ऐसे सवाल भी मैंने कई बार देख लिए हैं तो इसलिए बताना जरूरी हो जा रहा है कि पेपर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी में भी है। बच्चों ये 2 कॉम्प्लेक्स हैं, समझ में आ रही है बात? ये 2 कॉम्प्लेक्स हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है बच्चों? इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ये 2 कॉम्प्लेक्स हैं, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? देखो दोनों कॉम्प्लेक्स सेम है, आयरन के हैं, दोनों में आयरन का स्टेट +3 आ रहा है,
यहाँ भी आयरन +3 है, यहाँ भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बचा ये, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज मिस कर दी है, होल थ्राइस होगा, थ्राइस होगा बच्चों, ऑक्सीलेट 3 बार आएगा। ये बच्चों कैसा लिगेंड है? चीलेटिंग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? चीलेटिंग लिगेंड। अभी मैंने बताया था चीलेट इफेक्ट होता है। चीलेटिंग लिगेंड क्या करता है? चीलेटिंग लिगेंड क्या करता है? कॉम्प्लेक्स को बांध जैसा देता है, मल्टीपल सेंटर्स के थ्रू वो सेंट्रल मेटल से जुड़ जाता है, तो आपके कॉम्प्लेक्स को वो बांध जैसा देता है। ऐसे में कॉम्प्लेक्स को एक अलग प्रकार की स्टेबिलिटी मिलती है और इसे हम लोग चीलेट इफेक्ट कहते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स ड्यू टू चीलेशन इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद मैं कुछ सवाल ले रहा हूं आइसोमेरिज्म पे आधारित है। तो हमें बताना है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। अगर एक ही नंबर में आया ना बच्चों तो नाम लिख के भी काम चल जाएगा, और आप अपने को सेफ एंड साउंड और बहुत अच्छा आंसर देना चाह रहे हो तो नाम के साथ आइसोमर्स ड्रॉ करोगे तो वो ज्यादा सेफ हुआ। आपको आइसोमेरिज्म बतानी है बच्चों, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ए पार्ट कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl SO4। बी पार्ट कोबाल्ट NH3 का होल 5 NO2, NH3 का होल 5 NO2 ब्रैकेट के बाहर Cl2। सी पार्ट कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cr Cn का होल 6। डी पार्ट CO En का होल ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव। ठीक है, मान लेते हैं, चलो ये क्वेश्चन हम इसको यहां पे रोकते हैं, इस क्वेश्चन को, इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये कुछ मेरे पास एग्जांपल्स आपको नजर आ रहे हैं जिनमें आइसोमेरिज्म बतानी है हमें। ठीक है, आइसोमेरिज्म बतानी है, तो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम आइसोमेरिज्म को फाइंड आउट करते हैं या क्या हमें समझ में आ रहा है। 5 अमोनिया, एक Cl, एक SO4। कुछ एकदम से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दिख रहा है कि SO4 बाहर जब आयनाइज होगा तो SO4 देगा। अगर मैं स्विच करता हूँ, SO4 को अंदर लिखता हूँ, Cl बाहर लिखता हूँ, तो आयंस डिफरेंट मिलेंगे। तो एक ही चीज समझ में आ रही है कि ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर्स बन सकते हैं। तो कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाएगा? पहला वाला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। वैसे तो बच्चों इसमें ही नंबर मिल जाने चाहिए आपको, इतने में ही आपको नंबर मिल जाने चाहिए, 1 नंबर, लेकिन फिर भी सेफ एंड साउंड रहने के लिए आप इसको इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल्स भी दिखा सकते हो, दिस एंड दिस। इस प्रकार से, ठीक है। SO4 बाहर था, आयोनाइज करता वो, इसको मैंने अंदर लिख दिया, Cl बाहर लिख दिया, Cl आयोनाइज करेगा। बी पार्ट बच्चों, बी पार्ट है कोबाल्ट, फिर 5 बार अमोनिया दिख रहा है, NO2 दिख रहा है। कुछ समझ में आ रहा है NO2 को देख के? लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, अच्छी बात है बच्चों, लिंकेज आइसोमेरिज्म। NO2 एक एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड एक ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड होता है विच कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल एटम स्लैश आयन बाय 2 डिफरेंट साइड्स। ठीक है, CO NH3 का होल 5 NO2 Cl2। यह इस वक्त नाइट्रीटो N दिख रहा है आपको, नाइट्रीटो N, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा नाइट्रीटो O में, या इसको रिप्लेस करूंगा नाइट्रीटो O से। दिस इज नाइट्रीटो O। ठीक है बच्चों,
हाँ बच्चों, सी पार्ट क्या लग रहा है आपको? हाँ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सीधा सीधा पकड़ में आ रहा है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही कंपाउंड के अंदर। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। तो इसमें होते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन कैसे दिखाओगे आप? अगर कोऑर्डिनेशन दिखाना है आपने, कोबाल्ट 6 अमोनिया, क्रोमियम 6 बार साइनाइड। इसका दूसरा एग्जांपल देखो, इसका दूसरा एग्जांपल है कोबाल्ट की जगह यहां क्रोमियम ले आओ, क्रोमियम 6 बार अमोनिया। पहले बॉक्स में मैंने बोला है अमोनिया हमेशा मेंटेन करना, तो कोबाल्ट की जगह क्रोमियम ले आना, अमोनिया मेंटेन करना। उधर क्रोमियम की जगह कोबाल्ट ले जाओ, साइनाइड को मेंटेन करना। ठीक है, एक और बचा है, इसको भी टैकल करते हैं। 3 पार्ट हो गए, 4th पार्ट में चलते हैं। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं ना बच्चों, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से मल्टीपल पार्ट्स में नहीं पूछा गया है, सिंगुलर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4th वाले में जरा ड्रॉ करो आप लोग। 4th में या तो बनाओ, देखो आपको समझ में आ रहा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। एक तो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है इसमें, सिस और ट्रांस, और जो सिस वाला है उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। तो एक बार इसका सिस ट्रांस बनाओ और सिस वाले में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाओ, कोशिश करो। बच्चों डी पार्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, देखते हैं बच्चों सुनोगे आप लोग। डी पार्ट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बाइडेंटेड लिगेंड हैं 2 और 2 मोनोडेंटेड हैं, तो ये ऐसी कैटेगरी अपने को आइडेंटिफाई हो जाती है आराम से कि जब बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो 100% होता है। उससे पहले ये जो एग्जांपल है जिस कैटेगरी का है, 2 बाइडेंटेड 2 मोनोडेंटेड, इसमें सिस ट्रांस भी पॉसिबल है। तो पहले तो मैं इसमें सिस ट्रांस बना के दिखाता हूँ आपको। इसका टेक्निक सिखाया हुआ है मैंने सबको सिस ट्रांस का। पहले एक चीज और समझ लो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्या है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ज्योमेट्री क्या होती है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बना रहा हूँ, सिस बना रहा हूँ। देखो सीएल पे फोकस करो, 1 2 पोजीशन, अगल बगल पोजीशन होती है एडजेसेंट, सिस कहते हैं इसको। यहां आपने EN लिखना होगा इस प्रकार से,
और ऐसे +1 चार्ज आप बना लोगे। दिस इज सिस, क्या है ये? सिस है। इसके बाद इसका ट्रांस बनाओगे तो क्या करोगे? 1,6 Cl को आमने सामने ले आओगे ऐसे, यहां पे और यहां पे En रहेगा आपका, क्या रहेगा? En। दिस इज ट्रांस। अब जो सिस वाला है ना, ये तो हो गई आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस। कौन सी आइसोमेरिस? ज्योमेट्रिकल। इसमें एक पॉसिबिलिटी और है, सिस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, इसमें नहीं होगी क्योंकि इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल आ जाएगी। दिस इज, ये सिमेट्रिकल है ना, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, जिसको हम लोग कहते हैं ए कायरल। ए कायरल, कायरल नहीं है, अपने को चाहिए होता है कायरल। कायरल वो होता है जो सिमेट्रिकल नहीं होता है, डिससिमेट्रिकल। कायरल वाला ले लो आप, इसको ले लो, इसका मिरर इमेज। चलो मैं इसको मिटाता हूं बच्चों, ये अपना ज्योमेट्रिकल हो गया, हटा देता हूं इसको, ट्रांस वाले को। अब मैं ऑप्टिकल बना के दिखा रहा हूं। तो सिस वाले में क्या करूंगा? ऐसे मिरर लगा के मिरर इमेज बना लूंगा इसका। ठीक हो गया? यह है ऑप्टिकल आइसोमेरिस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है? लीवो एंड डेक्स्ट्रो, लीवो एंड डेक्स्ट्रो आइसोमर्स। लीवो एंड डेक्स्ट्रो, ठीक है? इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। एक बार फिर इसी तरह का मिलता जुलता सवाल, और ये भी बहुत दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, तो हमने इस क्वेश्चन को लिया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों फिर से ऑप्टिकल आइसोमेरिस पे बेस्ड है, सॉरी ज्योमेट्रिकल पे बेस्ड है, सॉरी। आपको ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाओ बच्चों इनके। इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं आपने। क्या बना सकते हो आप? ज्योमेट्रिकल बनता है सिस ट्रांस, बना सकते हो बच्चों, ट्राई करो जरा जल्दी से। देखो बच्चों, ए पार्ट ज्योमेट्रिकल में क्या करना है, हमें सिस ट्रांस ही बनाना है। पहला वाला तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन रहा है बच्चों। कोऑर्डिनेशन पर 6 दिख रहा है आपको, 2 EN 2 CL, 2 बाइडेंटेड है 2 मोनोडेंटेड है, तो 2 CL यहां बनाओ और कंप्लीट कर लो इसको। दूसरे वाले में 2 CL यहां बनाओ और कंप्लीट कर लो इसको, जल्दी से इनको कंप्लीट कर लो।
बच्चों डन डन, एक बार देख लेते हैं। सिस यहाँ पे आपने दो EN बना दिए हैं, ऐसे ही दो Cl है, यहाँ पे आपने दो EN बना दिए हैं। ये कौन सा बन गया आपका? दिस इज ट्रांस, ये कौन सा है आपका? सिस। आसानी से बना ले रहे हो आप। इसमें भी बच्चों मैं बताऊं यहाँ हो जाएगा। आप Cl को फोकस करना, दो Cl की जगह ही रखना, दो Cl इन दो Cl की जगह रखना और Cl को देख के ही सिस ट्रांस बोलना। बाकी चार अमोनिया, ये चार पोजीशन जो बची है 1 2 3 4 सिंगुलर सिंगुलर अमोनिया जोड़ देना 4। इसमें भी 4 1 2 3 4 अमोनिया ऐसे आ जाएंगे। ध्यान रखना बाइडेंटेड नहीं है, अमोनिया सिंगुलर जुड़ेगा, अमोनिया ऐसे जुड़ेगा बस अमोनिया, ठीक है, सिंगुलर। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बच्चों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम मूव कर रहे हैं बच्चों, कुछ सवाल ऐसे ले रहे हैं जो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। देखो सभी स्टूडेंट्स, अपना एक क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है, निकेल से रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक, जबकि NiCO का होल 4 इज डाईमैग्नेटिक। अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं, प्योर VBT का सवाल है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड आएगा 100%, डायमैग्नेटिक मतलब सारे पेयर्ड आएंगे 100%।
बच्चों निकिल के बारे में सबको पता है, निकिल का नंबर 28 होता है, आर्गन 18, 3d8, 4s2, 4p0। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, आप यहां पे ब्लॉक डायग्राम भी बना लेना, मैं इस समय ब्लॉक डायग्राम छोड़ रहा हूं। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम बना लेना, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही करना, 2 ही नंबर में आएगा तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव जाने की जरूरत नहीं है, अपनी मतलब की चीजें पूरी हो जानी चाहिए बस। Na2+, यहां पे निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 2+, 3d8 हो गया, 4s0, 4p0। अब Cl वीक लिगेंड है तो पेयरेशन तो होगा नहीं, सीधे 3d8 देख लेते हैं किस तरह का दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सिचुएशन है बच्चों, ये सिचुएशन है बच्चों। ठीक है, 4 Cl है आपका, 4 Cl, ये sp3 हाइब्रिडेशन आ गया, यहां 4 Cl जुड़ जाएंगे। देख सकते हो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देख रहे हैं बच्चों, 2 अनपेयर्ड है, इसीलिए क्या है ये? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, Cl नेगेटिव वीक लिगेंड है, देयर विल बी नो पेयरेशन। Cl नेगेटिव एक वीक फील्ड लिगेंड है बच्चों, पेयरेशन नहीं होगा। अब चलते हैं, ये तो है ए पार्ट, अब चलते हैं बी पार्ट में। NiCO का होल 4 समझ लेते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने, यहां पे लिख लेना आप, जैसे थ्योरेटिकली जो लिखना बिल्कुल इतना कॉपी एज इट इज मत छोड़ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल लाइन जरूर लिखा करो बच्चों। आप ये लिखना NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट possess 2 unpaired d electrons, बिकॉज इट possess 2 unpaired d electrons। ब्रैकेट में लिख देना 3d8 कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है? 3d8 आ रही है, जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। अब चलते हैं दूसरी तरफ बी पार्ट में। अब बी पार्ट में एक बार फिर निकिल दिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन यही है बच्चों। अब मैं ब्लॉक डायग्राम यहीं पे बना ले रहा हूं इस बार। ब्लॉक डायग्राम बनाने के पीछे वजह है वैसे मेरी, मैं बना ले रहा हूं ब्लॉक डायग्राम यहीं पे। ये है बच्चों सिचुएशन 3d8 4s2 का। बच्चों NiCO का होल 4 क्या दिख रहा है आपको? NiCO का होल 4 क्या नजर आ रहा है बच्चों आपको? सबसे पहले तो निकिल हमारा 28 है, उसके बाद दूसरी चीज नजर आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रहा है। आया 0? निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यानी ग्राउंड स्टेट पे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, ग्राउंड स्टेट पे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। ठीक है, अब सीधे क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सीधे पेयरेशन होगा, Ni पेयरेशन। देखते हैं पेयरेशन में क्या स्थिति बनती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवाया जाएगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा आर्गन 18, 3d10, 4s0, 4p0। दिख रहा है बच्चों? 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो NiCO का होल 4 इज डायमैग्नेटिक बिकॉज इट डज नॉट possess एनी पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल या एनी अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन। ब्रैकेट में लिख देना 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ज्यादा मतलब और ज्यादा आपको अच्छा आंसर देना है कि 3 नंबर पे चला जाए तो ये भी उस केस में बता देना, बिकॉज Cl नेगेटिव इज अ वीक फील्ड लिगेंड, देयर विल बी नो पेयरेशन। यहां लिखना CO नेगेटिव, सॉरी CO नेगेटिव नहीं, CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देयरफॉर देयर विल बी पेयरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे बच्चों। अब ठीक है, अगला सवाल हमारा है एक प्रकार से प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यहां पे मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में जाओ। आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन और शेप 2 कॉम्प्लेक्सेस का। एक है COF6 3 नेगेटिव, दूसरा है CONS3 का होल 6।
3 पॉजिटिव। ठीक है, आपको हाइब्रिडाइजेशन और शेप, देखो शेप तो ऐसे ही पता लग रहा है बिना हाइब्रिडाइजेशन के। शेप तो सभी को पता है, ऑक्टाहेड्रल है। क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ये सबको समझ में आ रहा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। दोनों की ही ऑक्टाहेड्रल है। और अपने को मेन हो गया हाइब्रिडाइजेशन, और वो भी बड़ी बात नहीं है, देखो वो भी पकड़ में आता है सीधे सीधे, लेकिन फिर भी हम ऑथराइज तरीके से ही जाएंगे, ज़्यादा अच्छा है। देखो बच्चों, पहले मैं कोई भी पार्ट कर लेते हैं, चलो ए पार्ट ही कर लेते हैं। कोबाल्ट का नंबर कितना होता है? 27। 27 मीन्स आर्गन 18, 3d7, 4s2, 4p0 और फर्दर 4d0। इसकी भी जरूरत पड़ेगी बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि F नेगेटिव वीक लिगेंड होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का +3 आ रहा है। आर्गन 18, 3d6, 4s0, 4p0, 4d0। आर्गन 18, 3d6, 4s0, 4p0, 4d0। मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 4s से, एक 3d7 से। अब देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम एक बार चेक कर लेते हैं क्या परिस्थिति चल रही है। 3d6, 1 2 3 4 5 और 6, 3d6, 4s0, 4p0, 4d0। ठीक है बच्चों, अब F कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड, देयर विल बी नो पेरेशन। तो 1 2 3 4 5 6 लिगेंड अपने पास है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया? sp3d2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन भी आ गया और ज्योमेट्री भी आ गया। बच्चों नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में आपको पता है अमोनिया अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सॉरी अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेरेशन होगा। F नेगेटिव जैसे वीक लिगेंड है, पेरेशन छोड़ दिया हमने। अमोनिया कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेरेशन होगा इस केस में। चलते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं बी पार्ट को। यह है बी पार्ट बच्चों। तो बी पार्ट में सबसे पहले मैं आपको +3 स्टेट पे ले जाता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट पे। +3 का मतलब हो गया आर्गन 18, 3d6, 4s0, 4p0 और 4d0। यहां ले गया मैं सबसे पहले आपको। ठीक है, इसके बाद चलो यहां पे मैं आपको एक बार ब्लॉक डायग्राम दिखा दूं। पुरानी ही स्थिति में वापस आ गए हम वैसे। 1 2 3 4 5 और 6, 4s0, 4p0 और 4d0 की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, तो आप चाहो तो स्टार्टिंग से 4d0 ना लिखो। स्ट्रॉन्ग के केस में 4d की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आता है सीधे पेरेशन। अमोनिया कैसा लिगेंड बताया मैंने? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। पेरेशन करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में। 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर करोगे, कितने पेयर बन जाएंगे बच्चों? 3 पेयर बन जाएंगे। ये 4s खाली है, 4p खाली है। अब क्या चाहिए बच्चों आपको? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 6 ऑर्बिटल ऐसी जिनको आप हाइब्रिड करोगे। ठीक है, 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए जिनको हाइब्रिडेशन में ले जाओगे। तो आंसर इज d2sp3। d2sp3, दिस इज अगेन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बच्चों, वैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो sp3d2 आंसर आएगा या d2sp3 आंसर आएगा। वीक होगा तो sp3d2 आएगा, बाहर वाली डी यूज होगी। स्ट्रॉन्ग होगा तो d2sp3 आएगा, अंदर वाली डी यूज होगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है NiH2O का होल 6 3+
ये ग्रीन होता है NiCN का होल 4 2 नेगेटिव इज कलरलेस। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बन रही है। एक कलर्ड है एक कलरलेस है। इसका मतलब जो कलर्ड है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जो कलरलेस होगा उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? देखो निक्किल जो है, निक्किल होता है 28, कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2 होगा। 3d8 4s2 ये बच्चा ना +2 ही होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना मुझे समझ में आ रहा है इसके बारे में, निक्किल के बारे में। निक्किल +3 नहीं होता आमतौर पे, +2 ही होता है। ठीक है, तो निक्किल +2 होगा तो क्या होगा, 3d8 हो जाएगा। वाटर कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है। आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना सॉल्व करे भी आंसर दे सकते हो उसका। अब 3d8 है ना, देखो ये हमसे किसी ने हाइब्रिडेशन पूछा है क्या? नहीं पूछा है ना, हमें तो कलर बताना है, तो कलर का मुद्दा तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो आप 3d8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, निक्किल Ni2+ जो है वो 3d8 कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका। Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d8। ठीक है, 3d8 कॉन्फ़िगरेशन होता है। और वाटर कैसा लिगेंड होता है? वीक लिगेंड होता है। तो देयरफॉर देयर विल बी नो पेयरेशन। तो देयरफॉर निक्किल 2+ विल कंटेन, या निक्किल 2+ possess 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स इज ग्रीन इन कलर, इसलिए कॉम्प्लेक्स कैसा है? ग्रीन इन कलर है। ठीक है, 2 अनपेयर्ड, मैं लिखवा देता हूं चलो इसका आंसर अभी। अब दूसरी तरफ दूसरे में चलते हैं। ठीक है, दूसरे में चलते हैं, मैं भी आंसर लिखवा दूंगा, जहां पे इसको फिट करना होगा वहां पे बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, दूसरे वाले को चलते हैं, Ni दूसरे वाले को देख लेते हैं। ये A पार्ट हो गया, ये B पार्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा थ्योरी लिखनी पड़ती है बच्चों। दूसरा पार्ट देख लेते हैं, निक्किल अगेन 28 3d8 4s2 कॉन्फ़िगरेशन वापस आ गया, वापस से कॉन्फ़िगरेशन आ गया। इसके बाद बच्चों निक्किल का ऑक्सीडेशन स्टेट फिर +2 दिखाई दे रहा है, तो 3d8 हो गया ये। अब 3d8 में आप समझ सकते हो 3d8 कॉन्फ़िगरेशन जो है आपके सामने ही बना हुआ है। अब होगा क्या, साइनाइड कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो उसको पेयर कर देगा, अंदर की तरफ को पेयर कर देगा। इसको जब वो पेयर कर देगा तो आपके पास कोई अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो इसीलिए NiCN4 2 नेगेटिव कैसा होता है? कलरलेस। तो लिखो, मैं इसका थ्योरेटिकल आंसर थोड़ा सा लिखवा दूंगी कैसे लिखना है आपने। लिखो Ni, वैसे तो आपको जो CFT कराया पूरा CFT बना दोगे, कोई एतराज नहीं है किसी। बिना CFT बनाए भी इसका आंसर मतलब थ्योरेटिकली कैसे दे सकते हो वो बता रहा हूँ। अगर आप वो पूरा CFT सॉल्व कर दो और ये 4 लाइनें जो मैं लिखवा रहा हूँ ये भी लिख दो, वेल एंड गुड है, वो बहुत अच्छी बात है। खाली बिना CFT के आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा लिख दो, खाली कॉन्फ़िगरेशन, खाली निक्किल बना दो एक जगह, कुछ मत बताओ किसका निक्किल बना रहे हो, दोनों का आंसर इसी से बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, लिखो आप थ्योरेटिकल आंसर कैसे दिया जाएगा इसका लिख लो। लिखो Ni H2O का होल 6 2+ NiH2O का होल 6 2+ is green in color, is green in color, is green in color because Ni2 positive, because Ni2 positive ion, because Ni2 positive ion possess, because Ni2 positive ion possess 2 unpaired d electrons, because Ni2 positive ion possess 2 unpaired d electrons in 3d8 configuration, in 3d8 configuration, as H2O is a weak field ligand, as H2O is a weak field ligand, as H2O is a weak field ligand,
and there will be no pairation, and there will be no pairation, and there will be no pairation. ठीक है, फुल स्टॉप. ये आपका पहला वाला आंसर हो गया ग्रीन कलर का. अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाने आपको जरूरी नहीं वो ग्राउंड स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर पेरेशन स्टेप तक करो. अगर कर दो तो मतलब देखो टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टाइम है तो कोई समस्या नहीं है. ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि समय कम है, लग रहा है पेपर लेंदी है, तो आप अप टू द मार्क जाओ. ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करके कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा करके. हाइब्रिडेशन बता के क्या फ़ायदा कलर के क्वेश्चन में. ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पार्ट में. आ जाओ, लिखो NiCN4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव is colorless. NiCN4 2 negative is colorless. NiCN4 2 negative is colorless because Ni2 positive, because Ni2 positive does not possess any unpaired d electron, because Ni2 positive does not possess any unpaired d electron, because Ni2 positive does not possess any unpaired d electron after, because Ni2 positive does not possess any unpaired d electron after pairation, after pairation by, after pairation by the strong ligand Cn negative, the strong ligand Cn negative. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो 3d8 कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन 3d8 ही है अभी भी, लेकिन अब वो पेयर हो चुका है 3d8. ठीक है, तो ये आप थ्योरेटिकल आंसर दे सकते हो, आपको कोई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे केस में. अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयर. Low spin tetrahedral complexes are rare. Low spin tetrahedral complexes are rare. समझ में आ रही है बात? लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं? रेयर होते हैं, कम देखने को मिलते हैं. भाई एक बार बताओ, हम टेट्राहेड्रल में कभी लो स्पिन हाई स्पिन हमने आज तक बोला ही नहीं आज से, है ना? ये इसीलिए होता है क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, देखो टेट्राहेड्रल वाले खुद ही कह रहे हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते ही नहीं उनमें. क्या कारण है इसका? लो स्पिन क्या होते हैं? लो स्पिन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो, अगर मैं अकॉर्डिंग टू CFT बात करूं, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर वाली ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे. लो स्पिन क्या है? नहीं सॉरी, ऊपर वाली ऑर्बिटल में चले जाएंगे. लो स्पिन का मतलब रेयर है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस रेयर हैं. लो स्पिन का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है, लो स्पिन वाले रेयर हैं कह रहे हैं. देखो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ये है बच्चों, हाई स्पिन हुए जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लो स्पिन वाले जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिनमें कम होते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल में बहुत कम देखने को मिलते हैं, यानी ज्यादातर वो देखने को मिलते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना बच्चों, उनमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कम होती है काफ़ी. ध्यान से सुनना, इसका आंसर मैं लिखवा दूंगा क्योंकि क्वेश्चन फंसा सकता था आपको, इसीलिए मैंने रखा इसको. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कम होती है. जानते हो आप या नहीं जानते हो? डेल टी इज कितना टाइम्स ऑफ डेलो बताओ मुझे? 4/9. ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन भी आया है ये. ठीक है, वैल्यूज से भी आया है. डेल टी इज 4/9 ऑफ डेलो. एक बार डेलो की वैल्यू दी थी और डेल टी पूछा था,
इस फॉर्मूले में रख देना, लिखवाया हुआ है आपको, कॉपी में है आपके, ठीक है, नई चीज नहीं बता रहा हूँ आज मैं। डेल ओ की वैल्यू यहाँ रख देना, 4/9 से सॉल्व करना, डेल टी आ जाएगा। इवन एक बार ये आया एक्सप्रेशन डेल टी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, और वैल्यू वाला क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है अभी 2023 में आया, पिछले 24 में, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कम होती है। क्यों होती होगी पता है आपको ये बात? भाई 4 लिगेंड्स आएंगे तो कम ही तो रिपेल करेंगे, 6 लिगेंड से कम नहीं होगा रिपल्सन 4 लिगेंड्स का। 4 संख्या में कम है, 6 संख्या में ज्यादा है। ज्यादा लिगेंड्स आएंगे तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, कम लिगेंड्स आएंगे तो कम स्प्लिटिंग होगी। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आमतौर पे कम होती है। कम होगी तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। ज्यादातर ऊपर चले जाएंगे तो लो स्पिन वाले क्या होंगे? रेयर, क्योंकि ज्यादातर तो हाई स्पिन वाले होंगे। लिखो इसका आंसर, लिखो, लिखना आप बच्चों। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस crystal field splitting energy in tetrahedral complexes crystal field splitting energy is generally low. In tetrahedral complexes crystal field splitting energy is generally low. In tetrahedral complexes crystal field splitting energy is generally low. Therefore electrons easily move to higher d orbital. Resulting in high spin complexes. इसीलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर रेयर। ठीक है, ये कभी कभी पार्ट्स में आ जा रहा है तो बच्चे इसमें रुक जाएंगे, एक क्वेश्चन अटक जाएगा नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान देना बच्चों किस तरीके से इसका आंसर देना है। एक क्वेश्चन और है जो बहुत दिखाई दे रहा है। यूजिंग CFT राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Using CFT write down electronic configuration of D4 ion if del O is less than paration energy। ऐसा बच्चों D5 के लिए भी आया है। एक बार क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन और मिला था मुझे ऐसा, लेकिन दोनों क्वेश्चन एक जैसे तो नहीं कराऊंगा मैं। D5 के लिए भी आया है और उसमें इसका उल्टा साइन दिया है, तो मैं आपको मतलब समझा दूंगा कि दोनों साइन का क्या मतलब होता है। पहले तो देखो ये बताओ, देखो एक और चीज बच्चों, इस क्वेश्चन में कहीं पे ऑक्टाहेड्रल लिखा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी दिया होगा, आपको नहीं भी दिया होगा। देखो मैं तो क्वेश्चन को मॉडिफाई करके बता रहा हूँ, ज्यादा थ्योरी ना लिखनी पड़े अभी इस समय। ठीक है, क्योंकि ज्यादा देर तक बैठ रहे हो आप लोग, परेशान ना हो, तो उसके लिए मैं थ्योरी ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर है? तो ऑक्टाहेड्रल इस सवाल में कहीं ना कहीं पे होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए CFT के सवाल नहीं बनते, मैंने आपको बताया था। ऑक्टाहेड्रल के लिए ही बनते हैं और CFT के सवाल बनते भी नहीं है। देखो एक क्वेश्चन मेरा और बचा है, इसके बाद लास्ट वही CFT का सवाल रखा है मैंने, एक ये CFT का सवाल है बस। ठीक है, तो CFT में पहले तो D4 बना लेते हैं जसनदीप इसको। ठीक है, D4 कैसा होगा? 1 2 3 4 ऐसा होगा। उसके बाद आपका ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, वो कैसी होती है बच्चों? वो ऐसी होती है, दिस इज T2G, दिस इज EG और दिस इज डेल O। डेल O कैसा बताया जा रहा है? लो, यानी वीक फील्ड लिगेंड आया है कोई। कौन सा लिगेंड आया है? कोई कमजोर लिगेंड आया है, डेल्टा O कम है, पेरिशन एनर्जी ज्यादा है। अब भर दो D4 को। देखो भाई 1 2
3, चौथा यहाँ आना चाहिए था, लेकिन डेलो तो कम है तो ऊपर चला जाएगा, बस हो गया। यहाँ 3, यहाँ 1 ही हो गई कॉन्फ़िगरेशन। T2G 3, EG 1। अब अगला एक सवाल मैंने ऐसा देखा जिसमें D5 लिखा था, तो अब यहाँ 5 कर दोगे, 5 इलेक्ट्रॉन भरोगे। उसमें उल्टा लिखा था, डेलो ज्यादा है लिखा था, तो ज्यादा कर देना, हाई लिख भी देना। हाई में इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएंगे, क्या बड़ी बात है उसमें। 1 2 3 4 5 नीचे ही पैक हो जाएंगे, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक आखिरी सवाल बच्चों अपना इस कोऑर्डिनेशन का CFT पे आधारित है, ठीक है। CFT क्या क्या समझा सकता है बच्चों। CFT एक तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बता सकता है, सब कुछ बता देंगे, चलो CFT क्या क्या कर सकता है। स्पिन बता सकता है, ठीक है। हाइब्रिडेशन वगैरह से मतलब नहीं होता CFT का। लास्ट क्वेश्चन है, CFT से एक कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करना है आपने। CFT से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। FeH2O का होल 6 2+। बच्चों यूजिंग CFT आपको एक्सप्लेन करना है इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो भी चीजें आप बता सकते हो CFT की मदद से। देख लेते हैं क्या क्या हम CFT की मदद से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आयरन 26, आर्गन 18, 3d6 4s2। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट +2, आर्गन 18 3d6। तीसरा, पानी के बारे में क्या जानते हो, कैसा लिगेंड है पानी, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो देयरफॉर क्या होगा बच्चों, चलो इतना समझदार हो आप, वीक लिगेंड होगा तो डेलो कम होगा, सीधे टारगेट ही करते हैं। 1 2 3 4 5 अपने पास 3d6 है, 1 2 3 4 5 और 6, दिस इज 3d6। अब ये डी ऑर्बिटल आपकी दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, स्प्लिट हुई लेकिन आया तो पानी। पानी के आने से डेलो की वैल्यू क्या आएगी, लो आएगी। क्या आएगी, डेलो की वैल्यू लो आएगी। दिस इज T2G ऑर्बिटल, दिस इज EG ऑर्बिटल। अब चलो भरने की कोशिश करते हैं ऑर्बिटल्स को। 6 ऑर्बिटल्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स उन्हें फिल करते हैं, देखते हैं क्या होगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्हें फिल करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। अब अपने को 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, लो डेलो है पानी की वजह से। 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 नीचे आने चाहिए थे, लेकिन डेलो क्या है, लो है, ठीक है। तो 1 2 3 नीचे तो नहीं आने चाहिए थे, सॉरी गलती बोल गया मैं, नीचे तो नहीं आने चाहिए थे, ऊपर ही जाने चाहिए थे, क्योंकि डी ऑर्बिटल का ही तो पार्ट है वो। बेसिकली कभी कभी नहीं जा पाते हैं डेलो के चक्कर में, और कायदे से उनको ऊपर ही जाना चाहिए था। ऊपर मतलब डी का पार्ट है तो डी को सिंगली फिल होना चाहिए था, हुंस रूल कहता है ऐसा। फिलहाल इस केस में देखते हैं कि क्या होने वाला है। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3, डेलो कैसा है, लो है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, T2G 4 EG 2। अब बताओ बच्चों क्या क्या जानकारी मिल रही है आपको। एक तो आपको पता लग रहा है T2G 4 EG 2 पता लग रहा है, नई कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा आपको पता लग रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर चले गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तीसरा, क्योंकि डेलो कम है, डेलो क्या है, कम है, तो पेयरेशन एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, पेयर नहीं हुए। तो ये है बच्चों मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, और छोटे छोटे सवाल थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला। तो फिलहाल के लिए कोऑर्डिनेशन में बच्चों इतना ही है हमारी तरफ से, ठीक है। और अब 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम हेलो एल्केन्स हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे।